जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मुख्य न्यायाधीश महोदय का आदेश है, तो उसका अनुपालन करना पूरे देश के लिए आवश्यक है, वरना अवमानना का केस हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी के अंदर करप्शन पे एक अध्याय था, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी आहत हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लोगों के दिमाग से जो न्यायपालिका के प्रति उनका एक विश्वास होता है, उसे कायम रखने के लिए इस प्रकार के दुष्प्रचार की आवश्यकता नहीं है और एनसीईआरटी की उस किताब से वो अध्याय हटा लिया गया। उचित हुआ, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन करना सबका कर्तव्य है और हम न्यायाधीश का और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से जैसे और भी स्तंभ हैं, जैसे हमारे एक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी है और चौथा स्तंभ कहते हैं जिसको, वो पत्रकारिता की है। ये चारों स्तंभों के बारे में अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये चारों स्तंभ निष्पक्ष नहीं होने चाहिए, ईमानदार नहीं होने चाहिए, और क्या इनके अगर ऊपर ये आरोप लगता है या यह मनोभावना बनती है ये करप्ट हैं, तो क्या ये समाज के लिए उचित है? हम लोगों को कोई भी समस्या होती है तो हम लोग न्यायपालिका सीधे नहीं जाते, और छोटे से छोटा आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता न्यायपालिका के पास जाना। वो सबसे पहले जाता है अपने लोकल लीडर के पास, कॉर्पोरेटर के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाता है, जिस भी राजनीतिज्ञ से उसके संपर्क करने की संभावना होती है उसके पास जाता है। अगर सत्ता पक्ष के लोग उसका साथ नहीं देते, विपक्ष के किसी नेता को पकड़ता है, सबसे पहला उसका जो संपर्क सूत्र होता है वो एक राजनीतिज्ञ होता है। और राजनीतिज्ञ इसलिए होता है कि राजनीतिक को भी वोट चाहिए होते हैं, जनता के संपर्क में रहना होता है, उनके सुख दुख में साथ आना पड़ता है, इसलिए उसके पास जाता है। तो विश्वास की जो पहली सीढ़ी है वो पॉलिटिशियंस हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं। तो माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका अनुपालन करते हुए, क्या जहां पे विश्वास की पहली सीढ़ी है उस पे अगर विश्वास डिगता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या पॉलिटिशियंस ईमानदार हैं, तो मानी बात है कि जहां भी पॉलिटिशियंस ईमानदार हैं, इस बात से इनकार किया जाए या कहा जाए कि पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं, उसको भी संदर्भ नहीं होना चाहिए और उससे भी अवमानना होती है पॉलिटिशियंस की। तो मेरे ख्याल से शायद न्यायपालिका इसके बारे में विचार करेगी कि जो पहला कदम है, जहां पे जनता जाती है अपने दुख दर्द बताने, वहां भी भ्रष्टाचार का संदर्भ नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञ जो राजनीति में आने से पहले मोटरसाइकिल और स्कूटर पे चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, जैसे ही वो चाहे कॉर्पोरेटर भी बन जाएं, उनके पास फॉर्च्यूनर भी आ जाती है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ जाती हैं, सोने की और हीरे की अंगूठी भी हाथ में आ जाती है, मकान के साइज भी बहुत ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं। चाहे जिस परिवेश वो रहते थे उसमें कई गुना उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। क्या ये बात सच नहीं है? तो मानी बात है कि जहां पे एक पॉलिटिशियंस को, अगर वो विधायक बन गया, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो भी उसकी ईमानदारी की इनकम जो है 2-2.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा की नहीं है। और 2-2.5 लाख रुपए महीने की ईमानदारी की नौकरी या तनख्वाह पे कोई आदमी इतना ज्यादा अपनी जमीन जायदाद को खड़ा कर ले, इस बात की संभावना तो नैतिक रूप से कोई भी नहीं कर सकता और व्यवहारिक रूप से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी नहीं कर सकता। यह भी बात बिल्कुल सही है कि चुनाव में जिस प्रकार से खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, झंडे बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, खाना खिलाया जाता है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कुर्सियां लगाई जाती हैं, उस दिन खाना सर्व किया जाता है, दुनिया भर के खर्चे हैं, तो करोड़ों रुपए में खर्च होते हैं, ये सब आप जानते हैं, करोड़ों रुपए में खर्च होते हैं। तो अगर फाइनेंस के उस सिद्धांत को भी नोट कर लिया जाए कि अगर 1 करोड़ रुपए आदमी खर्च कर रहा है और 1 करोड़ रुपए को अगर बैंक भी जमा करेगा तो उसे 8 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर वो 5 करोड़ रुपए कर रहा है कर्ज, इसका मतलब यह है कि 40 लाख रुपए, मतलब 2.5-3 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट वो कमा सकता था
जितनी तनख्वाह उसको मिलती है, तो वो इलेक्शन में अगर खर्च करता है तो क्या उसका मकसद ये नहीं होता कि इलेक्शन जीतने के बाद उससे 50 गुना पैसा वो वसूलेगा? तो क्या पॉलिटिशियंस राजनीति में करप्शन है या नहीं, इस पे विचार करना आवश्यक है। इसके बाद दूसरा पक्ष आता है ये प्रशासनिक अधिकारियों का, आईएएस अफसर्स का, आईपीएस अफसरों का, पुलिस अधिकारियों का, दरोगाओं का, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का, हर फील्ड में। तो जिस प्रकार की सूचनाएं हमको अखबारों में देखने को मिलती हैं, टेलीविजन में देखने को मिलती हैं कि डिप्टी डायरेक्टर साहब के यहाँ 5 करोड़ मिला, 10 करोड़ मिला, फलाने दरोगा जी के यहाँ 25 करोड़ मिला, फलाने इंस्पेक्टर के यहाँ 50 करोड़ मिला, 25 मकान मिले, 23 फ्लैट मिले। तो क्या अगर जो हमारा दूसरा संपर्क सूत्र होता है पॉलिटिशियन के बाद वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो वहां करप्शन है क्या या करप्शन नहीं है? अगर वहां करप्शन है और उसको संदर्भित लिया जाए कि वहां पे करप्शन है, तो क्या इससे जो जनता की भावना है वो आहत नहीं होती? तो पॉलिटिशियंस भी क्या बिल्कुल ईमानदार हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी क्या बिल्कुल ईमानदार हैं? लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश का आदेश है, तो ये मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। जबकि अगर इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इस चीज को कायम करने के लिए अगर माननीय न्यायमूर्ति अगर ये आदेश करते कि जितने भी जजेस हैं, जब उन्होंने जजी की कुर्सी ज्वाइन की थी उसके पास उनके कितने एसेट्स थे और आज की तारीख में नॉन और नॉन एसेट्स कितने हैं, उनकी जो जीवन की शैली है उसको देखते हुए कितनी तनख्वाह उनको मिलती है, कितना वो खर्च करते हैं, और उसके बाद स्वतः सिद्ध हो जाता और जनता मान जाती यहाँ पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो करप्ट हैं, लेकिन जुडिशरी करप्ट नहीं है, ये बात मानी जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पत्रकारों में। तो आप भी जानते हैं पत्रकारों में भी दो तरह के पत्रकार हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता के धर्म का पालन कर रहे हैं, वास्तविकता में पत्रकारिता कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है। वो केवल एक लाइन को लेके चलते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए लेके चलते हैं, और पत्रकारिता को छोड़कर जो उनके मालिक कहते हैं, और आज के तारीख में आप जानते हैं सारी की सारी पत्रकारिता जो है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है, तो उनको पॉलिटिशियन से संपर्क और बाकी काम निकालने में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वो करते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय बहुत आहत हुए और उनकी बात का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन एक मेरा अपना जो व्यक्तिगत मसला है जिससे मैं पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूं, और मैं अब ये कैसे मान लूं कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, या न्यायपालिका अगर कुछ करने की ठान ले, ईमानदारी से करने की ठान ले, तो ये करोड़ों केसेस जो लंबित हैं और पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको लंबित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी करप्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा, और इसमें आपको जुडिशरी पे तो खैर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जुडिशरी पे है या नहीं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, या वो करना नहीं चाहती जो उसको करना चाहिए। सारी क्षमा मांगते हुए, सारी अवमानना का प्रयास न करते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं। देखिए, ये हर नगर पालिका के और टाउन कंट्री प्लानर के नियम है कि हर मकान जो बनता है उसके आगे और पीछे एक सेटबैक छोड़ना पड़ता है। हर मकान के लिए एक एफएसआई होता है, एक एफएआर होता है, उसके अंदर फ्लोर एरिया रेशो और कितनी मकान की ऊंचाई होगी, कितनी प्लॉट है, आगे पीछे आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे, कितनी ऊंचाई हो सकती है, कितने प्लॉट में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना खाली छोड़, ये क्यों किया जाता है? जिससे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनकी धूप हवा ना रुके। अब ये कानून है, और ये कानून का उल्लंघन करने पे टाउन कंट्री प्लानर और एमसीएफ जो है या जो भी कॉर्पोरेशन है उसको तोड़ता है। अब मेरा सवाल यह है कि मैं एक भुक्तभोगी हूं, और माननीय न्यायाधीश महोदय से क्षमा मांगते हुए, अगर कोई न्यायाधीश मेरी बात सुने तो मेरी बात को समझे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरी बात को सुने तो समझे कि मेरा जो मकान है वो ग्राउंड फ्लोर का मकान है। ग्राउंड फ्लोर के मकान में मैंने अपने घर में जो सेटबैक्स होते हैं वो सर कानून का पालन करते हुए बनाए हुए हैं, कहीं किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। अच्छा, मेरे जो बगल वाला मकान है उसने आज से 7 साल पहले और 3 साल पहले जो पूरा सेटबैक पीछे का होता है, फुल सेटबैक, ये भी नहीं कि उसने थोड़ा सेटबैक, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है कि अगर आपका मकान मान लीजिए है और उसमें आप 10% बढ़ा लेते हैं तो आप उसकी कंपाउंडिंग करा सकते हैं, कंपाउंडिंग की फीस जमा कराइए और आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी और कानून का उल्लंघन नहीं होगा। उसने 10% नहीं, उसने पूरे का पूरा सेटबैक दोनों ने कवर कर लिया, पूरा सेटबैक, और ऊपर तक कवर कर लिया।
उससे क्या हुआ कि मेरी धूप हवा रुकने लगी। अच्छा, मुझसे कहा गया था कि जैसे ही इस प्रकार के कोई लीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हो, तुरंत आके आप सरकार को सूचित कीजिए। अच्छा, मैं क्योंकि एक जागरूक नागरिक हूँ, देश का कानून का सम्मान करता हूँ, जिस दिन इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसी दिन मैं पुलिस थाने भी गया और मैं टाउन एंड कंट्री प्लानर के यहाँ भी गया। जब मैं थाने में गया तो थाने में उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, इसमें मेरे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई धारा नहीं है, आपको टाउन एंड कंट्री प्लानर ही के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने टाउन एंड कंट्री प्लानर के पास गया, वहां टाउन एंड कंट्री प्लानर उस समय राजेंद्र शर्मा थे। तो मैंने उनसे जाके निवेदन किया कि साहब बगल में इस प्रकार का लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कहने लगे साहब छोटे मोटे मामलों में हम नहीं पढ़ते, हम बड़े बड़े मामलों में पढ़ते हैं। मैंने कहा महाराज, आपके लिए छोटा सा मामला होगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मामला है, मेरी धूप हवा सारी रुक जाएगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। खैर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे ही इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, मैं उसी समय की बात बता रहा हूँ, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा सीनियर टाउन कंट्री प्लानर के पास गया। सीनियर टाउन कंट्री प्लानर ने खैर मेरी बात सुनी। उन्होंने फोन करके राजेंद्र शर्मा से कहा, जो टाउन कंट्री प्लानर थे, कि भाई तुरंत इसका इंस्पेक्शन कराइए। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलिए, सरकारी तंत्र बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ी ईमानदारी से काम करता है। अगले दिन जेई साहब, एक ओम प्रकाश थे, वो टाउन कंट्री प्लानर में जेई साहब इंस्पेक्शन कर गया। उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया। इंस्पेक्शन और फोटो वोटो सब खींच ली जो फाइल पे होगी। अब मेरे पास तो फाइल का कोई एक्सेस है नहीं, फाइल पे होगी क्योंकि इंस्पेक्शन हुआ है, ऑन रिकॉर्ड इंस्पेक्शन हुआ है। और उन्होंने कहा साहब ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा सेटबैक कवर हो रहा है। तो मैंने कहा पूरा सेटबैक कवर हो रहा है तो उसको रुकवाइए। उन्होंने कहा हाँ साहब रुकवा देते हैं। उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई तो इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक गया। लेकिन अब देखिए मिली भगत, और ये देखिए ईमानदारी और बेईमानी का खेल, और किस प्रकार जेई साहब ने और टाउन कंट्री प्लानर राजेंद्र शर्मा ने खेल किया। 10 दिन तक इलीगल कंस्ट्रक्शन रुका रहा। 1 तारीख को इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद हुआ था, 12 तारीख को इलीगल कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो गया। मैंने तुरंत जेई साहब को फोन किया। मैंने कहा साहब ये लीगल कंस्ट्रक्शन आपने रुकवाया तो दोबारा चालू हो गया कि नहीं नहीं, हमने, उन्होंने एक राइटिंग में लेटर दिया है हमको कि वो जो लीगल कंस्ट्रक्शन है केवल उसी में काम करेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करेंगे। मैंने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं वो। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, इंस्पेक्शन हम करेंगे, इंस्पेक्शन, और टालते गए और इलीगल कंस्ट्रक्शन तेजी से चलता रहा। और 15-20 दिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंप्लीट करा दिया। जब बार बार मैं दौड़ता रहा, बार बार लेटर लिखता रहा, सीनियर टाउन प्लानर के पास जाता रहा, सब जगह जाता रहा, तो 25 दिन के बाद टाउन कंट्री प्लानर आके इंस्पेक्शन करते हैं। हाँ साहब ये लीगल कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब हम इनको एक नोटिस देते हैं 15 दिन की। 15 दिन की नोटिस दे दी। मैंने कहा भाई ये 15 दिन की नोटिस खत्म हो गई, अब तोड़वा दीजिए। नहीं साहब, एक 15 दिन की नोटिस और देंगे। 1 महीने की नोटिस हो गई। पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन बकायदा सब फर्स्ट क्लास बन गया उसका। फिर उसने जाके कोर्ट से, माननीय कोर्ट से, जो बिल्कुल करप्ट नहीं है, उनके यहाँ जाके 3 साल पहले, 7 साल पहले एप्लीकेशन दे दी कि साहब टाउन प्लानर हमको परेशान कर रहा है और ये कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी। मैंने कहा साहब इस केस में मुझे भी पार्टी बना लीजिए, क्योंकि जो केस उसने किया था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, उन्होंने टाउन कंट्री प्लानर के साथ किया था। मैंने कहा भाई अब सफरर तो मैं हूं, कंप्लेंट तो मैंने की थी, मुझे भी पार्टी बनाई है। खैर कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब टाउन एंड प्लानर के पास और उनके पास केस चल रहा है। ये केस चल रहा है, एक 7 साल से चल रहा है, एक 3 साल से चल रहा है। चलिए चल रहा है। अब वो बार बार ये हो रहा है साहब, गवाही होगी, गवाही होगी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, और गवाही अब वो डेट पे डेट पड़ती चली जाती है। अब मैं मानता हूं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेईमानी नहीं होती होगी, ईमानदारी से काम होता होगा, कि वो पेशकार साहब कुछ पैसे लेके डेट आगे नहीं बढ़ाते होंगे, मानना ही पड़ेगा। लेकिन डेट पड़ती जाती है, पड़ती जा रही है। 3 साल हो गए, मेरी धूत हवा रुकी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब वो जो लीगल कंस्ट्रक्शन कराने वाला है, वो कहता है साहब जो 25 साल पहले मैंने मकान खरीदा था तभी से इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं जज होता, मैं कहता अगर ये 25 साल पहले ये लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, जब तुमने खरीदा था, तो पहले तो तुम सील डीड दिखा दो, सील डीड में था कि नहीं। दूसरा, जो तुमने स्टैंप ड्यूटी वगैरह दी है उसमें दिखाओ इस पोर्शन की तुमने स्टैंप ड्यूटी दी है कि नहीं। और तीसरा ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि लीगल कंस्ट्रक्शन पहले हुआ हो या बाद में किया हो, अगर किया है तो टूटेगा। लेकिन 7 साल और 3 साल हो गए, अभी तक डेट पे डेट पड़ रही है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरी धूप हवा बुढ़ापे में रुकी हुई है। अब लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मुझे मानना पड़ेगा, न्यायपालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये भी मानना हो सकता है, कल ये भी आदेश हो जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी आदेश नहीं लगा सकते। लेकिन अगर उस फाइल को कोई देखेगा, और मैंने चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी शिकायत कर दी थी, मिनिस्टर्स के यहाँ भी कर दी थी, दुनिया भर के सारे जितने
विकल्प थे, सबको शिकायत कर दी थी, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ईमानदार है, पॉलिटिशियन भी ईमानदार है, जुडिशरी भी ईमानदार है, पत्रकार भी ईमानदार है। हम जो भुक्तभोगी हैं, जिनके हर अधिकार का उल्लंघन होता है, वही बेईमान है। लेकिन हम न्यायपालिका का आदेश है, मानना पड़ेगा। कहीं कोई बेईमानी नहीं है, हर आदमी ईमानदार है और हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।